हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्लाइमेटिक फैक्टर या जलवायु कारक वाटर या जल के बारे में। वाटर इज एन एसेंशियल सब्सटेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। यानी कि जल जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए एक आवश्यक पदार्थ का कार्य करता है जो कि उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डन ओनली थ्रू वाटर। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है सजीवों के अंदर वो सभी जल के द्वारा ही संपन्न होती है। तो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वाटर इज प्रेजेंट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। तो सभी जीवित जो कोशिकाएं हैं उन सब में जल एक आवश्यक संगठक या पदार्थ के रूप में प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित रहता है। Thus, water helps in absorption of mineral salts and all biological activities of living organisms depend upon the amount of water. इस प्रकार जल जो है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है, मिनरल साल्ट या खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। और सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या जैविक क्रियाएं जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव करते हैं वो सभी क्रियाएं जल की मात्रा के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इसलिए जल जो है सजीवों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। द वाटर अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेन और पर्सिपिटेशन। यानी कि प्रकृति में सजीवों को उपलब्ध होने वाला जो जल है वो प्राप्त होता है वर्षा जल के रूप में, यानी रेन या पर्सिपिटेशन या वर्षण के द्वारा, या होता है ये वेपर यानी वाष्प के द्वारा, या ये होता है हेल यानी ओलावृष्टि जो होती है ओलों के द्वारा, या ये होता है स्नो यानी हिमवृष्टि के द्वारा, या स्लीट इसे कहते हैं, बर्फ़बारी जो होती है उसे कहते हैं स्लीट, और ड्यू या ओस के द्वारा। तो जितने भी ये मेथड्स है इन सभी मेथड के द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जल जो है वो उपलब्ध होता है। वाटर कम्स फ्रॉम द एटमोसफियर एज परसिपिटेशन एंड रिटर्न्स टू द एटमोसफियर अगेन बाई इवोपरेशन फ्रॉम द एटमोसफियर और बाई इवोपरेशन फ्रॉम द रिजर्वायर्स। तो वर्षण के रूप में यानी बारिश के रूप में जल पृथ्वी पर आता है और वापस पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन या जलाशयों से वाष्पीकरण के द्वारा पुनः जो है वो वातावरण में पहुंच जाता है। तो ये मेथड इनमें लगातार चलती रहती है। कंटिन्यूअस फंक्शनिंग बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर द साइकिल इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो पृथ्वी व वायुमंडल के बीच में लगातार कार्यशील जो ये चक्र होता है इस चक्र को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र या वाटर साइकिल भी कहते हैं। लैंड एनिमल्स आर प्रोन टू डेसिकेशन एंड दीज एनिमल्स शो वेरियस टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन टू दिस। यानी कि स्थलीय जंतु जो होते हैं उनमें डेसिकेशन की प्रवृत्ति यानी निर्जलीकरण होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसके कारण अनेक जंतुओं में विभिन्न प्रकार के एडाप्टेशन या अनुकूलन जो है वो प्रदर्शित होते हैं। सम ऑफ द एडाप्टेशंस सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर। तो ये जो कुछ एडाप्टेशन है वो निम्न प्रकार है जो स्थलीय जंतुओं में दिखाई देते हैं। पहला आता है कि बॉडी कवरिंग विच लिमिट्स लॉस ऑफ वाटर। तो शरीर के ऊपर जो है वो आवरण पाए जाते हैं जो कि जल की हानि को रोकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है सम एनिमल्स हैव स्वीट ग्लैंड्स विच आर यूज्ड एज कूलिंग डिवाइस। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है या जिसे कहते हैं पसीने की ग्रंथियाँ, ये पाई जाती है एनिमल्स के स्किन के ऊपर जो कि कूलिंग डिवाइस का काम करती है, यानी उनके तापमान शरीर के तापमान को कम करने का कार्य करती है। तो जैसे ही पसीना स्वेट ग्लैंड से बाहर आता है और बाहर की गर्मी से ये भाप बनकर उड़ जाता है, तो उड़ने के कारण जो है वो यहाँ पर स्किन के ऊपर तापमान जो है वो कम हो जाता है। तो शरीर का तापमान जो है वो निम्न बना रहता है। द टिश्यूज ऑफ सम एनिमल्स लाइक कैमल्स आर टॉलरेंट टू वाटर लॉस। तो कुछ जंतुओं में उनके जो ऊतक होते हैं वो वाटर टॉलरेंट होते हैं या वाटर लॉस जो है यानी जल हानि के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। जैसे ऊँट के अंदर जो है वो इस प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसके कारण जल की हानि जो है वो बहुत ही कम होती है। सम इंसेक्ट्स आर सेड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ कीट या इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सीधा ही वाटर वेपर यानी कि जो जल वाष्प होती है
वातावरण के अंदर उपस्थित उस सीधे ही जल वाष्प को अवशोषित कर सकते हैं, यानी वो अपनी कमी की जो पानी की कमी जो है उसकी पूर्ति कर सकते हैं सीधे ही जल वाष्प के द्वारा। तो ये एडाप्टेशंस कुछ जो है वो वाटर लॉस या वाटर जल की हानि को रोकने के लिए जंतुओं में पाई जाती है, जो कि सारे के सारे स्थलीय जंतु होते हैं। अब बात करते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र की, या इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स present in any terrestrial plant community or ecosystem reaches the atmosphere first by the process of transpiration and then again comes to the surface of the earth by rain। यानी कि किसी भी स्थलीय पादप समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर जल जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पहले वायुमंडल में पहुंचता है। तो पहले जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल में पहुंच जाएगा, तथा इसके बाद फिर से वर्षा के द्वारा धरती की सतह पर ये पुनः आ जाता है। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। तो प्लांट जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं वाटर साइकिल के अंदर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स, जो कि समुद्रों, नदियों व झीलों के रूप में होता है। तो ये संपूर्ण जो जल है वो पृथ्वी को 3/4 भाग जो है वो घेरे रहता है। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। और ये पृथ्वी पर उपलब्ध प्रमुख जल के स्रोत होते हैं, जिनमें ओशन, रिवर और लेक्स आती हैं। बाई इवोपरेशन फ्रॉम दीज सीज एंड रिजर्वॉयर्स the water vapor reaches the atmosphere, where after cooling to low temperature condensate it gets back to the earth in the form of rain, hail और snowfall। तो इन समुद्रों व जलाशय जो होते हैं उनमें वाष्पन के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है, और जहां पर कम तापमान पर ठंडी हो जाने से ये कंडेंस हो जाती है, या इसे कहते हैं संघनित हो जाती है। तो संघनित होकर बारिश के रूप में या फिर ये ओलों के रूप में या हिमवृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर जलीय रूप में प्राप्त हो जाती हैं। सम पार्ट ऑफ दिस वाटर रिसीव्ड ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड। तो इनमें से जो कुछ भाग होता है, जो जल नीचे धरती पर प्राप्त होता है जल, इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है, एंड इज टेकन अप बाई ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट्स। और बहुत ही कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, विच अगेन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय इवोपरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पुनः वायुमंडल में चला जाता है। तो ये जो है साइकिल इनके प्लांट्स के थ्रू होता है। और प्लांट्स जो है ये जो रेन, जो अधिक तेज़ी से बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है या हिमवृष्टि होती है, इनका बहुत ही कम भाग जो है वो प्लांट्स को प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो जल है इनके द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। द रिमेनिंग वाटर रीचेज द लेक्स एंड ओशंस अगेन थ्रू द रिवर चैनल्स। अब जो बचा हुआ भाग होता है जिनमें जल उपस्थित होता है, तो शेष बचा भाग पुनः नदी नालों के द्वारा झील व समुद्रों के अंदर वापस पहुंच जाता है। द वाटर यूज्ड बाय क्रिएचर्स ऑल्सो रीचेज द एटमॉस्फेयर अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड फिशेज एंड यूरिन एक्सक्रिएटेड फ्रॉम देयर बॉडीज। अब इनमें से जो प्राणियों के द्वारा उपयोग में लिया गया जल है वो भी वापस शरीर से उत्सर्जित पसीने या मल मूत्र के रूप में पुनः वायुमंडल के अंदर पहुंच जाता है। ये भी इवोपरेशन के द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है, जो जीवों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इन दिस वे द एक्सेस और ट्रांसमिशन ऑफ वाटर अंडर वाटर साइकिल continuously from the earth to atmosphere and back to the earth। तो इस प्रकार जलीय चक्र के अंतर्गत जल का अभिगमन या जो संचरण होता है पृथ्वी के वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर, ये लगातार जो है वो चलता रहता है। वाटर हैज़ द हाईएस्ट इफेक्ट ऑन वेजिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेन एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो जल जो है पौधों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव दर्शाता है, किसके रूप में? बारिश के रूप में, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरणीय आर्द्रता के रूप में सबसे अधिक प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है। तो ये है वाटर साइकिल का एक फ्लो चार्ट, जिसमें बताया गया है कि जो क्लाउड होते हैं
या बादल जो बनते हैं, इनसे रेनफॉल या बारिश का पानी नीचे आता है। तो माउंटेन्स के ऊपर कुछ पानी जो है वो रन ऑफ के रूप में सीधा ही नदियों और ओशंस के अंदर चला जाता है। कुछ पानी जो है वो माउंटेन्स के थ्रू होकर नीचे जाता है, जिसमें इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन की क्रिया होती है। तो परकोलेशन का मतलब होता है कुछ पानी रिस कर वाटर टेबल यानी जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। कुछ पानी जो है वो इनफिल्ट्रेशन या छनने की क्रिया के दौरान जो है वो वाटर टेबल या अंडरग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है। और ये संपूर्ण क्रिया जो है वो इस टॉप सॉइल के अंदर होती है। तो टॉप सॉइल से ही इनफिल्ट्रेट होकर पानी ग्राउंड वाटर में जाता है और परकोलेशन के द्वारा या इसमें रिसने के द्वारा नीचे चला जाता है। तो ये जितना भी पानी है वो पुनः जाके मिल जाता है इसमें ओशंस में। अब यहाँ से सरफेस के ऊपर इवोपरेशन या जो वाष्प बनती है ये पुनः वातावरण के अंदर चली जाती है। अब इनमें जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स भी ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया करते हैं, इसके द्वारा जो ग्राउंड के अंदर जो जल होता है जो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, ये पानी भी वापस कंडेंसेंट होकर बादलों का रूप जो है वो धारण कर लेता है। और ये पुनः बादल जो है वो बारिश के रूप में बरसते हैं या ओलावृष्टि के रूप में या हिमवृष्टि के रूप में वो पुनः धरती पर आता है। और ये संपूर्ण जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो इसे ही हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम रेनफॉल और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे।